नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में प्राकल्पना पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे हम तीसरी बार मिल रहे हैं हम प्राकल्पना को लेके। पहले हमने चर्चा की प्राकल्पना का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकार, और उसी संदर्भ में अब हम आगे चर्चा करेंगे। पहले मैं इसके बचे हुए कुछ प्रकारों के बारे में बताऊंगा, फिर इसके स्रोतों के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा मैंने पिछले मेरे वीडियो में आपको प्रकारों में बताया, गुडेहार्ट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाएं बताई: अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित और तीसरी विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। अगले इसके कुछ और प्रकार हैं। सकारात्मक कथनों से संबंधित। कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है। जैसे हम कहें कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना। नेक्स्ट है नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना। इस प्रकार की प्राकल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती, यहाँ नहीं शब्द को हम अंडरलाइन कर रहे हैं। या यूं कहें हम, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते, यानी यहाँ जब नहीं आ जाएगा तो वो नकारात्मक कथनों से संबंधित हो जाएगा। तीसरा है शून्य प्राकल्पना। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछी जाती है, नल हाइपोथेसिस। इस प्रकार की प्राकल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार भी किया जाता है। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, या हम यूँ कहें कि गरीब एवं धनवान की आपराधिक प्रवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। तो इस प्रकार की प्राकल्पना हमारी शून्य प्राकल्पना कहलाएगी। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा के अंदर अमूमन प्रश्न आता है वो आता है काम चलाऊ कल्पना का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। काम चलाऊ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। ज्यों ज्यों अध्ययनकर्ता को अनुभव होते जाते हैं वो उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करता जाता है। यह भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह से त्याग कर उसके स्थान पर नई प्राकल्पना बना ले। चूंकि यह विचार एक अस्थायी कार्यवाहक काम चलाऊ महत्व का होता है, इसलिए इसे काम चलाऊ या कार्यवाहक प्राकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रारंभ में भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें यह प्राकल्पना बदलनी पड़ी जब यह ज्ञात हुआ कि परमाणु का और अधिक विभाजन संभव है। अब हम बात करेंगे प्राकल्पना के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, जिनमें महत्वपूर्ण सोर्स है हमारी संस्कृति, सामान्य संस्कृति। संस्कृति के बारे में मैंने आपसे पहले विस्तार से चर्चा की है। संस्कृति से तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन जीने के ढंग, वे ऑफ लाइफ। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है, उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। यह सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत हम 3 प्रमुख बातें करेंगे। पहला सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास तथा सामाजिक परिवर्तन। पहला सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है कि जो विज्ञान के उद्भव एवं विकास को प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित करता है।
यदि हम भारतीय संस्कृति के पृष्ठभूमि के संदर्भ में विचार करें तो हमारे यहाँ अध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था आदि का विशेष महत्व है। इसलिए भारत में कोई भी प्राकल्पना इन्हीं आधारों पे बनती है। दूसरी ओर पश्चिमी समाजों में व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला है। वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख का संबंध कई बातों से जोड़ा जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख के प्रसंग को लेकर कई प्राकल्पनाएं बनाई जाती है। तो भारतीय संदर्भ में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत, जजमानी, पंचायती राज आदि को लेकर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपकी उपकल्पनाओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार है। यानी जिस पर्यावरण में आप रहेंगे वहीं से आपकी मानसिकताओं का निर्माण होगा, और मानसिकताओं का निर्माण होगा वहीं से आप उसी तरह की प्राकल्पनाओं के बारे में सोचेंगे। अगला है लोक विश्वास। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी मान्यताएं, विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, दोहों, तुकबंदियों, सुक्तियों आदि के आधार पर होती है। ये भी आपकी प्राकल्पना के निर्माण के बहुत बड़े आधार हैं। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है, समय के साथ उनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन ही नई नई प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। जैसे हम कहें, भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण बढ़ेगा, संयुक्त परिवार टूटेंगे तथा जाति प्रथा का विघटन होगा। या हम यूं कहें कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति उच्च होती जाएगी। प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में वृद्धि होगी। यानी ये जो सोसाइटी की चेंजेस हैं, ये भी नई नई प्राकल्पनाओं के जन्म में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। अगला है आपका वैज्ञानिक सिद्धांत। जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, ये भी प्राकल्पनाओं का एक बहुत बड़ा स्रोत है। कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत अनुसंधान करता है। इन सिद्धांतों पर ही कई प्रकार के सामान्यीकरण करते हैं। ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया। अगला है सादृश्यताएं, एनालॉजी। कई बार समरूपताएं या सादृश्यताएं भी प्राकल्पनाओं को जन्म देती। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शारीरिक रचना से ग्रहण की। वे समाज को भी एक शरीर की भांति मानते हैं। इसी प्रकार जो लुई पास्चर है, इसने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में पाए जाने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया। अगला है व्यक्तिगत अनुभव। कई प्राकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों का भी परिणाम होती है। जैसे लॉम्ब्रोसो ने एक सिद्धांत दिया था, अपराधी जन्मजात होते हैं। इस प्राकल्पनाओं को उन्होंने सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ग्रहण किया। अगला है अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन। आप कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, आपके मन की आवाज़, आपकी आत्मा की आवाज़। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि अथवा अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पे आधारित होते हैं। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है, ये उसकी अंतर प्रज्ञा कहती है। मैच देखते हैं तो आप कई बार अनुमान लगाते हैं ना, मुझे लग रहा है ऐसा होगा, अमुक खिलाड़ी शतक लगाएगा, आज अमुक टीम हारेगी, जीतेगी। ये इंट्यूशन। और अंतिम है आपका अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों एवं साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। लुंडबर्ग की मान्यता है कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजाति विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों एवं चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों के आधार पर सिद्धांतों की आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। मित्रों, अब हम कल बात करेंगे प्राकल्पना का महत्व और प्राकल्पना की कमियों की। पुनः आपसे यही गुजारिश, आप लोगों से यही संदेश
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपकी समस्या जिज्ञासा है उसे आप पूछें, इनबॉक्स में आके पूछें। नोट्स बनाएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। कोरोना का समय है, कोरोना गया नहीं है अभी। हमें अपने आप को मानसिक शारीरिक रूप से इम्यूनिटी हमारी बढ़ानी है, सकारात्मक रहना है। आपकी कोई भी समस्या हो, जिज्ञासा हो, आप इनबॉक्स में आके मेरे से चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।